अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। देखिए सभी कोई बोर्ड पे ध्यान कीजिए और कोई बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी, जो हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो आज से हम लोगों को पढ़ना है नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ना है? नियामक ज्यामिति। अब ये नियामक ज्यामिति क्या होता है और इसका चैप्टर कितना है, मतलब किस प्रकार से बनता है, ये हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। यानी नियामक ज्यामिति का जितना बेसिकली बात है वो आज हम लोग सभी मतलब जान जाएंगे, ठीक है। इसका जो भी लेक्चर है, जो भी इसका कंसेप्ट है, वो सब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए आप लोग बोर्ड पर पूरा ध्यान रखें अच्छे से, मतलब इधर उधर नहीं देखेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी समझने में। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और किस प्रकार से बनाना है और एग्जाम में कितने नंबर का एक चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें आपको, इस नियामक ज्यामिति में से आपको एग्जाम में यानी फाइनल जो एग्जाम होगा मैट्रिक का, उस एग्जाम में आपको पूछा जाएगा 8 से 10 नंबर का सवाल। 8 से 10 नंबर, यानी एग्जाम जो होगा आपका मैट्रिक का, उसमें 8 से 10 नंबर का ये सवाल इसमें से पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव 3-4 गो रहेगा और कुछ 2 नंबरिया और 5 नंबरिया भी रहता है। तो आपके लिए चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी कोई ध्यान से समझिए मतलब एग्जाम में आपको 8 नंबर का ये तैयारी कर लेना है और इस प्रकार से तैयारी कर लेना है कि एग्जाम में जाके परफेक्ट 10 नंबर बना ही देना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी मतलब जा करके हो पाएगा और रेगुलर रहेंगे तभी। क्या तो देखिए इस चैप्टर में और क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये चैप्टर हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितने नंबर का पूछेगा सवाल? 8 से 10 नंबर। और आप लोगों के लिए 8 से 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एग्जाम में तो एक नंबर लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। ये तो 8 से 10 नंबर का सवाल है। तो 8 से 10 नंबर इस प्रकार से आप लोग पढ़े कि मतलब पूरा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखे हैं क्या? नियामक ज्यामिति। क्या लिखे हैं? तो ये नियामक ज्यामिति है क्या? तो नियामक ज्यामिति जो है ना, यह ज्यामिति का भाग है। किसका भाग है? ज्यामिति आपका 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? एक यूक्लिड का ज्यामिति होता है और एक नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति जो होता है ना, वह मतलब अलजेब्रिक होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक। मतलब इसमें ज्यामिति का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, उसको शॉर्ट करके इसमें बनाया जाता है। आप जब ज्यामिति पढ़ेंगे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जिसमें थ्योरम सिद्ध करवाया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय चाहे थेल्स प्रमेय, जिसमें ये सब थ्योरम सिद्ध कराएंगे ना, वही कहलाता है आपका ज्यामिति, ठीक। तो ज्यामिति जो आपका होता है वो मतलब उसमें काफी भारी भारी क्वेश्चन को बनाया जाता है। उसका जो प्रोसेस होता है सबको समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रोसेस को छोट करने के लिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर का निर्माण किया गया। किसका? नियामक ज्यामिति का, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले नियामक ज्यामिति में और क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शॉर्ट में सीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजी। क्या बोला जाएगा? सीजी। याद रहेगा। यानी नियामक ज्यामिति को शॉर्ट में सीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजी, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब देखिए इस जो नियामक ज्यामिति जो है, इसका सेकेंड नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है? यानी अभी आप लोग भारतीय भवन मैथ बना रहे हो तो उसमें लिखा मिलेगा आपको नियामक ज्यामिति, ठीक है। लेकिन जब एनसीईआरटी मैथ आप बनाओगे, एनसीईआरटी, तो उसमें आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या मिलेगा? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका सेकेंड नाम क्या रहेगा? निर्देशांक ज्यामिति। देखिए यानी निर्देशांक ज्यामिति किसमें मिलेगा? एनसीईआरटी मैथ में। किसमें मिलेगा? एनसीईआरटी मैथ में।
निर्देशांक ज्यामिति। इसको भी इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बोलते हैं, ठीक है। यानी निर्देशांक ज्यामिति को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट या नियामक ज्यामिति हो, दोनों को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक और नाम होता है जो आप लोगों को मतलब इस क्लास में जानने के लिए नहीं मिलेगा। जब 11th क्लास में आप जाइएगा और उसमें साइंस लेकर जब आप पढ़ोगे, आईएससी करोगे, तो उसमें इसी नियामक ज्यामिति का नाम है वैश्लेषिक ज्यामिति। क्या नाम है? वैश्लेषिक ज्यामिति। या आप मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स का मैथ बनाओगे, 10th क्लास का स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो मैथ आता है, तो जब उसको बनाओगे ना, तो उसमें लास्ट में मतलब चैप्टर के अंदर टॉपिक बना के लिखा गया हुआ है इसका नाम, किसका? नियामक ज्यामिति का। कि नियामक ज्यामिति को ही वैश्लेषिक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। और विस्तार रूप से जानना है तो विस्तार रूप से आपको 11th क्लास में मिलेगा। इसमें 11th क्लास में मिलेगा, क्या मिलेगा? नियामक ज्यामिति का एक तीसरा नाम वैश्लेषिक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका थर्ड नाम क्या पड़ेगा, इसका थर्ड नाम क्या पड़ेगा? वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री। यानी तो अभी तक आप लोग जाने कि नियामक ज्यामिति का 3 नाम है। कितना नाम है? 3। पहले का है नियामक ज्यामिति, दूसरी का है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद में क्या है? वैश्लेषिक ज्यामिति। उसके बाद में क्या है? तो नियामक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और वैश्लेषिक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छा से आया? तो देखिए, ये तो हम लोग केवल अभी जाने हैं चैप्टर का नाम, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर में मतलब चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। जाकर क्या करो तो तो इस चैप्टर में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? चतुर्थांश के बारे में, यानी क्वाड्रांट के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रांट के बारे में। तो देखिए, इसमें क्वाड्रांट क्या है? आप लोग 9th क्लास में जब ग्राफ पढ़े होइएगा, उसमें आपको मिला होगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रांट, जिसमें 4 खंड हो। कितना खंड हो? 4। उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें आपको बताया जा चुका है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, 2 भाग में बटा रहता है। क्या भाग में बटा हुआ रहता है? यहाँ से इधर जो होगा वह पॉजिटिव भाग होगा। क्या होगा? पॉजिटिव भाग। यानी इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स डैश बोलने का रीजन है कि इधर वाला भाग ऋणात्मक होता है। क्या होता है? यानी एक्स का ऋणात्मक भाग होता है। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये भी अक्ष है। क्या है? अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश अक्ष। तो आप देखिए, ये पूरा एक्स अक्ष है। पूरा क्या है? यानी आपसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष कौन है इसमें, तो एक्स से लेकर कहाँ तक? एक्स डैश तक। ये पूरा क्या है? आपका एक्स अक्ष है। उसके बाद में ये पूरा क्या है? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष आपका 2 भाग में बटा रहता है। यहाँ से आप जब इधर आइएगा तो धनात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी इधर से इधर आने पर क्या मिलेगा? धनात्मक। यानी इधर से इधर आने पर क्या मिलेगा? धनात्मक दिशा।
क्या है? धनात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यू। क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से आप इधर आओगे तो इधर आपको ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक दिशा यहाँ से इधर मिलेगा। ठीक है। यानी इस बिंदु से जब इधर आप आओगे एक्स अक्ष पर तो सारा के सारा अंक क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। सारा क्या मिलेगा? माइनस। अब आप कहोगे कि सर इस बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस मूल बिंदु का एक और नाम है। जब 11th क्लास का आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में जब पढ़ाई करोगे ना, इसी मूल बिंदु का नाम उसमें ध्रुव पड़ा हुआ है। क्या नाम पड़ा है? ध्रुव। ऐसे आप ध्रुव के बारे में जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं। मतलब फिजिक्स में पढ़े होइएगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में। मतलब है उसकी जो दूरी होती है, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? वो पता है आप लोगों को। तो इसी का नाम है, इसका मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन। क्या बोलेंगे? जिसका नियामक होता है 0,0। जिसका नियामक क्या होता है? नियामक मतलब क्या? उसका मान। नियामक मतलब उसका मान, इसका ये बिंदु का। ठीक है। अब मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु कहते हैं किसको है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे मूल बिंदु है वास्तव में क्या, ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद में आगे का जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 1 घंटा पहले मूल बिंदु पूछा जाए कि आप लोग 1 घंटा पहले कहाँ थे, तो आप अपने घर पर थे। सभी कोई आप लोग अपने घर पर ही थे ना। तो 1 घंटा पहले आप अपने घर पर थे। उसके बाद में यहाँ पर आए तो फिर यहाँ से पढ़ करके वहां पर जाओगे। कहाँ? घर पर जाओगे। तो घर आपका क्या हुआ? मूल बिंदु हुआ। यानी जहाँ पर आप जा करके रुकते हैं चाहे रहते हैं वो आपका क्या है? मूल बिंदु है। चाहे बस स्टैंड देखे हो, उसके बाद में रेलवे स्टेशन देखे हो ना सब। तो बस स्टैंड जो होता है वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी लगा होता है ना, अलग अलग दिशा में जाने का। कोनो पूर्व में जाएगा, कोनो पूछम, मान लो कि कोनो पटना जा रहा है, कोनो मुजफ्फरपुर जा रहा है, कोनो मोतिहारी जा रहा है। तो सबका तो दिशा अलग होगा, सबका दिशा अलग होगा ना, लेकिन सबका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, जिसको मिलाकर बोला जाता है बस स्टैंड। बस लगता है तो बस स्टैंड, ट्रेन लगता है तो ट्रेन स्टैंड, नहीं रेलवे स्टेशन। क्या कहोगे तो चलेगा। तो मतलब जहाँ से कोई वस्तु निकलती है, जहाँ से कोई वस्तु निकलती है और पुनः वहीं पे आके रुक जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आप अभी बैठे हो पढ़ाई करने के लिए, तो फिर यहाँ से आप घर जाओगे तो फिर 24 घंटा बाद यहाँ पर आओगे ना, रात भर दिन भर के बाद है ना आओगे। तो इतना घंटा के बाद फिर आप यहाँ पर आओगे। तो कोचिंग का पूछा जाए तो ये आपका मूल बिंदु होगा इतना देर के बाद का। समझ में आया अच्छा से? कितने आदमी को आया? हाथ उठाएंगे। अच्छा से आया? तो मूल बिंदु कोई पूछेगा क्या है तो बता दोगे? आगे बढ़े। तो देखिए ये मूल बिंदु कंप्लीट हुआ। तो मूल बिंदु का कोई आपसे मान पूछेगा तो क्या होगा? 0,0। और एग्जाम में 1 नंबर आपके लिए ही रखा हुआ है। एग्जाम में हर साल मूल बिंदु पूछता है कि निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक कौन है? निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक कौन है? तो उसमें कुछ नहीं, सीधे आप देखिएगा 0,0 के में बैठल है। जहाँ पर बैठल होगा उसी को बना दीजिएगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चाहे ABCD 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। चारों में से आपको भूलियाने के लिए दे देगा क्या? 1,0, 0,1, 0,-1 और 0,0। तो इस सबको छोड़कर किसको टिक लगाइएगा? समझ में आ गया? तो एग्जाम में हर साल ये पूछता है कौन? ये मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। ये समझ में आया? तो यहाँ से अभी आपको हम बता रहे थे कि यहाँ से इधर जाएंगे तो धनात्मक दिशा, और यहाँ से इधर आएंगे तो x का ऋणात्मक दिशा मिलेगा। और जब आप इस बिंदु से ऊपर के तरफ जाओगे, ऊपर के तरफ, तो क्या मिलेगा? धनात्मक दिशा मिलेगा। क्या मिलेगा?
यानी पॉजिटिव वैल्यू, यानी इस बिंदु से आप ऊपर वहां जाते हैं तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्या मिलेगा? उसके बाद में जब यहाँ से इस बिंदु से नीचे जब आप आते हैं, इस बिंदु से नीचे में है तो आपको मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। क्या मिलेगा? यानी बोले तो ऋणात्मक। क्या मिलेगा? ऋणात्मक। समझ में आया? यानी यहाँ से नीचे उतरिएगा तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक दिशा। क्या कहलाएगा? तो ये समझ में आया? कितने आदमी को आ गया? बहुत अच्छा। तो देखिए एक चतुर्थांश के बारे में आप लोग अच्छा से समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे देखिए। दिखाई दे रहा है ना सबको? देखिए तो आपको बता दे, सबसे पहले इसको बोलते हैं, मतलब इसमें जो होता है ना मान, वो प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश का एक और नाम होता है पाद। क्या नाम होता है? पाद। तो प्रथम पाद कहें या प्रथम चतुर्थांश कहें, दोनों बात एक ही है। तो प्रथम चतुर्थांश को इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। उसके बाद में इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश या क्या कहेंगे? द्वितीय पाद। इसको क्या कहेंगे? तृतीय। क्या कहेंगे? तृतीय पाद। इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ। क्या कहेंगे? चतुर्थ पाद। समझ में आया? यानी पहले वाले कोठा को क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय पाद। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? तृतीय पाद। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ पाद। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा से आया? चलिए अब आगे देखिए। देखिए तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है ना, उसमें x और y का मान प्लस प्लस होता है। उसमें x और y का मान क्या होता है? प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। तो इसमें x और y जो होगा ये दोनों क्या होगा? प्लस, मतलब पॉजिटिव होगा। दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रांट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रांट। सेकेंड क्वाड्रांट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रांट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रांट। क्यों? मतलब क्वाड्रांट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, उसके बाद में थर्ड क्वाड्रांट, उसके बाद में क्या है? फोर्थ क्वाड्रांट। मतलब क्या? चतुर्थांश। ये समझ में आया? तो प्रथम चतुर्थांश में x और y का मान प्लस प्लस होता है। क्या होता है? यानी इसमें कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? प्लस प्लस। क्या होगा? उसके बाद में द्वितीय में माइनस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है? माइनस प्लस। द्वितीय में क्या होगा? प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में क्या होगा? माइनस प्लस। तृतीय में होगा माइनस माइनस। क्या होता है? और चतुर्थ में प्लस माइनस। चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। ठीक है। यानी प्रथम क्वाड्रांट में, प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होगा? प्लस प्लस। सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है। कोई भी मान दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले ये साइन याद रहेगा तब ना। ये साइन को ही देख करके आप बता पाओगे कि यह किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले आपको बता दे, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय में क्या होता है? माइनस। तृतीय में क्या होता है? और चतुर्थ में याद रहेगा प्लस प्लस। उसके बाद में माइनस 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 याद रहेगा प्लस प्लस। उसके बाद में उसके बाद में माइनस माइनस। उसके बाद में किसी को दिक्कत याद रहेगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से देता है? दे देगा क्वेश्चन इस प्रकार से 2,3
2,3 और पूछेगा मतलब यह किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में कौन कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कौन क्वाड्रेंट होगा, यानी प्रथम पाद होगा। क्या होगा, अच्छा बताओ आप लोग -3, -1 किस चतुर्थांश में है, तृतीय। किस में है, देखो तृतीय में माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर भी दोनों क्या है, क्या क्या होता, सब सोता नहीं है क्या, रात में खाली पिक्चर देखता है ना, और पिक्चर देखता है। हाँ अभी सबको पबजी धैले है नासा, पढ़ला लिखला क्या तो कोई जरूरी है नहीं, सब खेलो पबजी, जाके एग्जाम में लिखना पबजी किसे कहते हैं, पबजी के कै गो बेटा है, पबजी के कै गो बेटी है, ये सब लिखना। अच्छी बात है, ऐसे ही वो प्रोग्रेस में रहो, पबजी खेलते रहो। एगो निशांत बउआ है ना, छोड़ दिया, ऐसे हो सकता है काम किया कि लड़का पिटाया था छोड़ दिया, तुम भी अरे पिटाओगे तो छोड़ेंगे ना। अरे तो लोगों की फायदा के लिए समझाते हैं कि पहले सर्वप्रथम जरूरी क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा मतलब जो आपको टाइम बचे उसमें थोड़ा बहुत काम कीजिए घर का, उसके बाद में अगर आधा एक घंटा मन करे कुछ खेलने का तब खेल लो। अब दिन रात पबजी, दिन रात गेम खेलोगे तो इससे आप ही को घाटा है क्या। चले खैर वो आपका मतलब मैटर है। इधर देखिए तो बता रहे थे कि यहाँ पे -3 कोमा क्या है, -1, तो इसको कौन चतुर्थांश में बोलेंगे, तृतीय। समझ में आया। और देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा -2,4 और कहेगा यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। देखो तो द्वितीय में ही ना माइनस और प्लस होता है, तो किस चतुर्थांश में होगा, तो ऐसे एग्जाम में आएगा तो बना दोगे। मतलब इस प्रकार से भी आपको दिया हुआ रहेगा 0,-3, 0,-3, ठीक है। 0, क्या है, -3, तो यह किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में आ जाएगा ना। तो एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। तो जो आपका चतुर्थांश होगा उसमें आप क्या करोगे, टिक लगाओगे। समझ में आया। चलिए अब आगे इसके देखते हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं x, y, y, तो इसका कुछ नियामक मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि p है, क्या है, p है, तो p का नियामक क्या है, x, y है। तो इसमें जो नियामक को है ना, यानी मतलब नियामक को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑर्डिनेट x, y, p ऑर्डिनेट x, y, यानी इसमें बराबर नहीं लिखते हैं, इसमें 3 गो चिन्ह से लिखते हैं। बात समझे। यानी p का अगर वैल्यू लिखना होगा, p का नियामक लिखना होगा, तब p इक्वल टू क्या, ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। इसमें बराबर आप अगर ऐसे लिखते हो p इक्वल टू x, y, तो ये भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट माना जाता है इसको। बात समझे। इसको भी कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन परफेक्ट रूप से इसी को बोला जाएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत। तो देखो इसमें x और y को क्या कहते हैं, तो x को भुज कहते हैं, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को कोटि कहते हैं। कोटि क्या कहेंगे, कोटि। x को क्या कहेंगे, भुज, y को क्या कहेंगे, कोटि। भुज मतलब का थी भुजा, तो मकई का भुजा नहीं है ये, मतलब x को बोलेंगे क्या, भुज, और y को क्या बोलेंगे, कोटि। समझ में आया, किसी को दिक्कत। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। ऐसे देखो जैसे यहाँ पर मान लो क्या है, 2,3 है, 2,3 दे देगा। बिंदु 2,3 में कोटि का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, तो कोटि दूसरिका को बोलते हैं, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, 3, और भुज का मान क्या हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया जाए p ऑर्डिनेट 4, मान लो -2 है। इसमें पूछे कि बताओ इसमें कोटि का मान क्या है, -2। क्या बताओगे, -2। इसमें कोटि क्या हो जाएगा, कोटि इक्वल टू -2 हो जाएगा। और भुज का मान क्या होगा, भुज का मान 4। समझ में आया। मान लो कि यहाँ पे p इक्वल टू दिया हुआ है
3,0 3,0 तो इसमें आप बताओ कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान क्या होगा? भुज का मान क्या होगा? भुज का मान समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो भुज और कोटि भी समझ में आ गया। उसके बाद में चतुर्थांश भी समझ में आ गया है। उसके बाद में ये धनात्मक ऋणात्मक भी दिशा समझ में आप लोगों को आ चुका है। ये चतुर्थांश भी आप लोग समझ चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आगे बढ़े? इसमें किसी को अगर दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना है? चलो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4,3 है। 4, क्या है? 3 है। इसमें बताओ कोटि का मान क्या है? यह किस चतुर्थांश में है? प्रथम। किस चतुर्थांश में है? अच्छा, इसमें भुज का मान क्या है? 4। भुज का मान 4। अच्छा, अब बताओ भुज का मान 4 है तो ये किस चतुर्थांश में है? यह किस चतुर्थांश में? चतुर्थ में है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? इसको कंप्लीट समझे? तो ये सब जो था ना आपका बेसिकली की बात था, यानी चैप्टर के लिए बेसिकली की बातें थी। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब देखिए इसके आगे क्या होता है वो अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जानना है दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी के बारे में। दूरी के बारे में, यानी दूरी क्या होता है और उसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। उसके पहले हम लोग इसका जान लेते हैं कि इस नियामक ज्यामिति का क्लास 10th में कितना चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, यानी 10th क्लास में कै गो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है उसको सबसे पहले जानते हैं। तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? किसी को दिक्कत? देखिए, तो क्लास 10th में नियामक ज्यामिति का आपको 3 गो चैप्टर पढ़ना है। कै गो चैप्टर पढ़ना है? पहला चैप्टर का नाम है दूरी सूत्र। पहला चैप्टर का क्या नाम है? दूरी सूत्र। उसके बाद में सेकेंड चैप्टर का नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है? विभाजन सूत्र। उसके बाद में तीसरा चैप्टर का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या नाम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला चैप्टर का नाम बोलो तब। अरे खड़ा होके बोलो। पहला चैप्टर का नाम बोलो। कौन नहीं बोलो? विभाजन सूत्र। ये पहला चैप्टर का नाम है। जाए पबजी महाराज। अरे पहला चैप्टर का नाम बताए दूरी सूत्र है। अब यो भाऊ आया है, जाकर उन्हें एक बाल्टी पानी से नहाओ तक। नहीं सुने सही। काहे नहीं सुने? ध्यान कहाँ है? पबजी पर। इतना ध्यान मत दो, बैठो। कहा जाता है ना, मतलब कैसे कहा जाता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इस प्रकार से अभी पढ़ने वालों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। हमारा तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितना गेम थे मैं सारा बंद कर दे तो बहुत ही अच्छा। जैसे टिकटॉक का लाइक वीडियो ये सब बंद किया था तो थोड़ा बहुत शांति हुआ था। अभी दिन रात पबजी कहले है सब, मतलब इससे बहुत घाटा है। पबजी खेलने से लड़का पागल भी हो जा रहा है। उसका जब नासा छा जा रहा है तो यहाँ तक है कि अपने मम्मी पापा को भी नहीं आदमी पहचान रहा है। मतलब न्यूज में पढ़ते हैं कभी कभी से पबजी खेलने वाले को उसके पिताजी ने रोका, उसको गनासी से काट डाला। अब बताओ, इसीलिए खेलेगा सब। हाँ ये हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले सुनो, कुछ दिन पहले न्यूज में मतलब पढ़े थे क्या कि मतलब पबजी खेल रहा था लड़का। अब बाप उसका जाकर बोला कि बउआ छोड़ दो इसको खेलना, बाद में खेल लेना, चलो एक काम करने। तो उसको क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब वो गनासी उठाया, बगल में से धो के काट दिया। गेट दो अलग। अब सोचो कि एक पबजी कितना खतरनाक चीज है। पबजी से आदमी पागल भी हो जा रहा है। हम गांव में सुने हैं, न्यूज में भी सुने हैं कि मतलब 2-4 आदमी इससे पागल भी हो चुका है। जिसको इसका नशा लग गया है उसको पबजी के अलावा कुछ नहीं लगता है। एक बार हम एक स्टूडेंट के घर गए थे, आया नहीं आया है? हाँ, साकी। उसके दूरा पर गए हम, उसका मतलब पापा बुलाए हुए थे उन्हें दिखाने के लिए कि कितना वो पबजी में पागल है। गए उसके दूरा पर, हम कस के हॉर्न बजा रहे हैं, भाई घर से निकलो कोई। उसका मम्मी निकली और उसका दीदी निकली।
तो कह रही है कि सर देखिए ना, घर में जाके पबजी खेल रहा है। हम कहे कि जाके बोलिए कि दूरा पर सर आए हुए हैं। उसका मम्मी जाके बोली कि सर आए हुए, बाहर निकलो। उसको सुनाइबो नहीं कर रहा था पबजी के अलावा, ये भी नहीं सुनाया कि सर आए हुए, निकल के मतलब कुछ बात करे। वो घर में सुतल के सुतले रह गया। आधा घंटा उसकी मम्मी जाके बोली, 2-4 पैन ऊपर से बजाई का दूं तो मतलब जा करके घर में से निकला भंगुआ। जी सर कथी हुआ? हम कहे पबजी में तू इतना पागल है? तो नहीं सर पबजी नहीं खेल रहे थे, सुतल थे। हम कहे तो तुम्हारा चेहरे बता रहा है क्या कर रहा था। ऐसा आदमी है तो इतना भी उसके पीछे पागल मत हो। क्या छोड़िए उसको। देखिए तो नियामक ज्यामिति का कई वो चैप्टर है? 3 कितना चैप्टर है? तो पहला चैप्टर का नाम है दूरी सूत्र। पहला चैप्टर का क्या नाम है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। देखो दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। सेकेंड चैप्टर का नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है? विभाजन सूत्र। और तीसरा का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बात नहीं करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी नियामक ज्यामिति का हम लोगों को कई गो चैप्टर पढ़ना है? 3। आप लोग भारतीय भवन जब मैथ बनाओगे ना, उसी में ही आपको अलग अलग चैप्टर मिलेगा। नहीं तो एनसीईआरटी बनाओगे तो उसमें सब कुछ एक के साथ मिल जाएगा। यानी खिचड़ी चोखा खाए हो ना, उसमें सब कुछ का स्वाद रहता है ना। चोखा का, दाल का, भात का, आलू का, सब का स्वाद एक ही रहेगा। लेकिन वही जब दाल, भात, भुजिया, पापड़, तिलौरी और कुछ खाते हैं तो अलग अलग स्वाद मिलता है। तो मतलब दोनों में बात एक ही है, दोनों में क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें अलग अलग टेस्ट मिलेगा, उसमें सबका टेस्ट एक अलग मिला दिया गया है। बात समझे? तो देखिए दूरी सूत्र को इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला को अर्थात दूरी को डी से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? डी से। क्या चीज से करेंगे? डी से। उसके बाद में है विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। और दूरी सूत्र का मतलब समझ रहे हैं? दूरी सूत्र मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से चल करके रोड तक हम चले गए, तो इतना मतलब जो हम चल करके गए इसका कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। मान लो 100 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर। इसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। समझ में आया? तो जैसे मान लो हम हाथ इतना पे फैलाए हुए हैं, तो अभी इसके बीच का मान लो कि 2 मीटर दूरी है, इतना कर दिए तो मान लो कि 3 मीटर दूरी है। इसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। समझ में आया? अब विभाजन क्या होता है? जैसे किसी भी 2 वस्तु को 2 भाग में बांट देना विभाजन कहलाता है। जैसे बंटवारा सुने हो ना? अब जैसे पापा, मान लो तुम्हारे पापा और चाचा में झगड़ा हुआ, जमीन को बंटवारा कर दिया गया, यानी क्या हुआ? विभाजित हो गया, यानी उसको 2 भाग में बांट दिया गया। उसी को क्या बोलते हैं? विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। उसके बाद में क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो समझ रहे हो, एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उसका निर्देशांक भी दिया रहेगा और कहेगा उसका क्षेत्रफल निकाले, तो आसान है। फिलहाल अभी ये देखो विभाजन सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो विभाजन सूत्र को इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र का इंग्लिश कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज मतलब समझ रहे हो? ट्रायंगल। और क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। और त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो कुल मिलाकर बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑफ मतलब क्या होता है? का। तो क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना?
तो ये तीनों का स्पेलिंग आपको याद रहेगा। कोई आपसे पूछेगा बताओ बुआ कि दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र को त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए याद रहेगा। तो अब वो जानना है कि अभी है क्या और पहला चैप्टर किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बता दें कि आपका पहला चैप्टर का नाम है दूरी सूत्र। पहला चैप्टर का क्या नाम है? दूरी सूत्र। तो पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में सेकेंड चैप्टर में हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है दूरी सूत्र, उसको अच्छा से समझ लेते हैं। उसके बाद में उसको बनाएंगे, उसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चैप्टर को पढ़ाने में करीबन मानो तो 1 महीना लग जाएगा। बात समझे? अगर अच्छा से समझना है, अच्छा से पढ़ना है तो 1 महीना परफेक्ट टाइम लगेगा। और नहीं तो एग्जाम के लिए केवल नंबर के लिए तैयारी करना होता मतलब 1 दिन में खत्म कर देंगे। 1 दिन क्या मतलब 2 घंटा में भी आपका एग्जाम के लिए तैयारी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? एग्जाम का नंबर प्लस नॉलेज दोनों ना चाहिए। तो दोनों चाहिए तो 1 महीना इस चैप्टर में लगेगा। आप लोगों को 1 महीना रेगुलर रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। ऐसे दूरी सूत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। देखो ये जो दूरी सूत्र होता है यानी डिस्टेंस फार्मूला, ये 2 प्रकार का होता है। कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए दूरी सूत्र कै प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार से क्या होगा से देखते हैं। तो पहले का जो होता है ना वह मूल बिंदु से होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, दूरी सूत्र मूल बिंदु से दूरी सूत्र। और दूसरी का जो होता है ना 2 बिंदुओं, दोनों का नाम बिंदु नहीं ना है, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी, बीच का दूरी। देखो दूरी सूत्र क्या प्रकार के? 2 प्रकार। पहले का नाम है और दूसरी का क्या है? 2 बिंदुओं के बीच का दूरी। तो मूल बिंदु से क्या होता है ये जानते हैं और 2 बिंदुओं के बीच का क्या होता है ये जानते हैं। तो मूल बिंदु से मान लो कि यहाँ पर मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 और यहाँ पर मान लेते हैं b है। क्या है? b। तो b का नियामक कुछ नहीं तो मान लो कि x, y। यानी मूल बिंदु का नियामक तो ऑलरेडी 0,0 होता है और यहाँ पर b है तो b का नियामक कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं क्या है? x, y है। x, क्या है? y है। उसके बाद में 2 बिंदुओं, तो 2 बिंदु क्या है इसमें? पहले देखो एगो मूल बिंदु है, एगो यहाँ पर बिंदु है। अलग अलग हुआ, यानी एगो मूल बिंदु है और एगो क्या है यहाँ पर बिंदु है। तो बिंदु का मान दिया हुआ रहेगा और मूल बिंदु हमेशा आपको 0,0 मानना पड़ेगा। लेकिन 2 बिंदुओं में क्या होता है इसे देखो। मान लो कि यहाँ पर 2 बिंदु दिया है a, b, यानी 2 बिंदु है a और क्या? b। a और b। तो a का नियामक आपको दिया हुआ रहेगा। मान लो x1, y1, x1, y1 और सेकेंड का x2, y2, x2, y2। यानी a का नियामक दिया रहेगा क्या? x1, y1 और b का नियामक दिया रहेगा x2, y2। समझ में आया? तो आपसे कोई a का नियामक पूछे तो क्या कहोगे? x1, y1 और b का नियामक पूछे तो x2, क्या कहोगे? y2 है ना कहोगे? इसमें किसी को दिक्कत? इसमें मूल बिंदु है तो o का नियामक क्या हो जाएगा? 0,0 और b का नियामक क्या हो जाएगा? x, y। किसी को दिक्कत? ये समझ में आया? मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन याद रहेगा। मूल बिंदु से दूरी सूत्र को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। 2 बिंदुओं के बीच का दूरी तो कहेंगे
2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दो बिंदुओं के बीच का दूरी। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो आपको बताया है कि दूरी सूत्र को क्या चीज से सूचित करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसको सूचित क्या चीज से करते हैं बताओ? डी से इट्स डिनोटेड बाय डी। ठीक है, यानी दूरी सूत्र को डी से सूचित किया जाता है। समझ में आया इतना? इसमें किसी को दिक्कत? तो अब इसके आगे का बताने के लिए बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लोग इसको क्या करें कि मतलब स्क्रीनशॉट ले ले और इसके आगे का फिर अभी बताएंगे। आप लोग वीडियो में से उतार लोगे, ठीक है? जी सर। उतार लोगे ना? जी सर। सबके पास मोबाइल है, पबजी खेलने के लिए मोबाइल है, तो पढ़ने के लिए भी तो मोबाइल। तो अभी हम लोग जाने हैं क्या? दूरी सूत्र जाने हैं। क्या जाने हैं? दूरी सूत्र। देखिए, तो दूरी सूत्र किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे गिवन यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब मूल बिंदु से बिंदु 2,4 की दूरी निकाले। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, बिंदु 2,4 की दूरी मूल बिंदु से निकाल करें। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दो बिंदु लेंगे, क्या? ओ और बी। ओ और बी। तो ओ का नियम क्या होता है बताओ? 0, और बी का क्या होता है बताओ? x, y होता है ना? तो अब इसमें मतलब ओ का नियामक 0,0 हो गया और बी का नियामक क्या हो गया? x, y। तो ओ इजकल टू 0,0 और बी इजकल टू क्या हो जाएगा? x, y। तो अब इसके बीच का दूरी क्या होगा? देखो, बात नहीं कीजिए। तो ओ बी इजकल टू होगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु से दूरी सूत्र। कोई आपसे पूछे कि बताओ मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे? रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह मूल बिंदु से दूरी सूत्र हुआ। ठीक है, जी सर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? रूट अंदर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्या बोलोगे? वाई स्क्वायर बोलोगे ना? इसको बोलेंगे डी बराबर है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसका जो मात्रक होता है ना, यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। जैसे आप लोग क्षेत्रफल का मात्रक जानते हो, क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका भी मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। हिंदी में बोलेंगे इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत? अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इस पे बना लोगे आसानी से। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ ओ का नियामक 0,0 और बी का नियामक मान लो कि यहाँ पर 3,4 है। 3, क्या है? 4। हम लोगों को इसके बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो ओ बी इजकल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ? रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको बता दे, बी का जो नियामक है 3,4, तो इसमें 3 को x बोलेंगे और 4 को क्या बोलेंगे? 3 को क्या बोलेंगे? x और 4 को क्या बोलेंगे? y। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? और 4 का स्क्वायर, तो 9, 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 25। तो 25 का वर्गमूल 5। समझ में आया? तो इस प्रकार से बनाते हैं। क्या भारी है? आसान है? पक्का? आगे बढ़े? तो ये दूरी सूत्र समझ में आया मूल बिंदु से। अब दो बिंदुओं के बीच का रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो जानते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र, बीच का दूरी सूत्र
तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इसमें दो बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? दो बिंदु। मान लो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? इसका नियामक दिया है x1, y1, x1, और इसका नियामक है x2, x2, y2। तो ये क्या होता है ये जानते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो ए का नियामक क्या दिया है? x1, क्या? y1, और बी का नियामक क्या दिया हुआ है? x2, क्या दिया है ना। तो इसका बीच का दूरी होगा, अर्थात ए बी बराबर बोलेंगे रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर बोलेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यानी दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र होगा रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? बहुत आदमी इसको ऐसे भी लिखते हैं, अर्थात इसको उल्टा करके ए बी इक्वल टू रूट अंदर यहाँ पर क्या है? x1 माइनस x2 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। इस पे क्वेश्चन भी बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। जितना इस पर आएगा उतना ही इस पर भी आएगा। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र याद रहेगा। क्या रहेगा? रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? या क्या बोल सकते हैं? रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? जैसे अब दो बिंदु आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे है क्वेश्चन है इस प्रकार से गिवन दैट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बिंदुओं 2,4 और 3,4 के बीच का दूरी निकाले। बिंदुओं 2,4, तो दो बिंदु यहाँ पर ए और बी लेते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं 2,4 और क्या 3,4 और क्या है 3,4 के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बिंदुओं 2,4 और 3,4 के बीच का दूरी निकाले। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ए का नियामक क्या दिया हुआ है? 2,4 क्या दिया है? 2,4 और बी का नियामक क्या दिया है? 3,4। इसके बीच का दूरी निकालना है, अर्थात डी बराबर क्या लिखेंगे? डी बराबर क्या हो जाएगा? वाट। यानी दूरी निकालना है तो डी बराबर वाट लिखेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का है ना, होगा फॉर्मूला। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 किसको कहेंगे और x2 किसको कहेंगे बताओ? x1 कहेंगे 2 को, x2 किसको कहेंगे? फिर इसमें y1 किसको कहेंगे? 4 को, और y2 किसको कहेंगे? 4 को। यानी यहाँ पर क्या रहता है? x1 y1 और इसमें क्या रहता है? x2 y2। 2,4 यानी x1 y1, 3,4 x2 y2। समझ में आया? किसी को दिक्कत? यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर नियामक है p का, मान लो कि यहाँ पर 2,6 है और q का नियामक है 3,8 है। 3,8 इसमें क्या कहेंगे? x1, y1 और इसमें क्या कहेंगे? x2, y2। x2, y2 यानी पहले का नियामक में पहले का मान को x1 और दूसरी का को y1, दूसरी का मान में पहले का को x2 और दूसरी का को y2। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? बहुत स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? इसको x1 इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 इसको y2 मान लेते हैं। तो गलती करते हैं, ठीक है। और उस पर आंसर जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। बात समझे? तो आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा ले, यहाँ पे क्या रहता है? x1 y1, यहाँ पर क्या रहता है? x2 y2। समझ में आया? तो यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। तो अब बताओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है,
तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 है तो 4 माइनस क्या होगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, तो -1 का स्क्वायर, 4 में से 4 जाएगा तो क्या 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 0 का स्क्वायर 0, यानी √1 तो 1 का वर्गमूल क्या आया, तो इसका भी मात्रक 1 यूनिट। समझ में आया? किसी को दिक्कत चाह रहा है ना? किसी को दिक्कत इसमें समझ, ये पूरा समझ में आया? तो आगे बढ़े। तो देखिए ये अभी हम जो बताए हैं ये मतलब दोनों फार्मूला पे क्वेश्चन एक एक बता दिए हैं कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इस पर विस्तारित रूप से आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे जब इसका मेन शुरू करेंगे टॉपिक तब शुरू करेंगे, ठीक। अब इसके आगे का बेसिकली बात क्या है ये हम लोग जानते हैं। ये हम लोग फार्मूला को समझे, क्वेश्चन को अभी नहीं समझे हैं, फार्मूला को समझे। रही बात क्वेश्चन समझने का, तो ये जब हम लोग सारा बेसिकली की बात जान लेंगे तो फिर लाइन से हम सारे फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन बनवाएंगे, 5 गो 6 गो 7 गो क्वेश्चन बनवाएंगे जब तक आप लोग को समझ में ना आ जाए। बात समझे? किसी को दिक्कत? तो ये दूरी सूत्र में किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? तो देखो बबू अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज का शर्त। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का शर्त। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है चतुर्भुज का शर्त। क्या जानना है? चतुर्भुज का शर्त। तो त्रिभुज का शर्त, फिर चतुर्भुज का शर्त, उसके बाद में इसमें होता है एक संरेख। क्या नाम होता है? संरेख। संरेख को इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। उसके बाद में समदूरस्थ होता है। क्या होता है? इसको सिमिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। ठीक है। तो समदूरस्थ का हम लोग शर्त समझेंगे, तब जाकर के हमारा चैप्टर खत्म होगा। विकी नींद आ रहा है? रात भर कहाँ था? भोज खा रहा था? सरधुआ के बियाह गया ना। तो अभी बहुत ऐसा है कि मैंने देख रहा है सबके भोज है, फिर यही भोजा ढुक जा रहा है, रात भर नहीं पता भी चल रहा है सब। तो ये समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे देखो बात नहीं कीजिए। तो अब हम लोग क्या जानेंगे? त्रिभुज का शर्त। त्रिभुज का शर्त देखो, तो त्रिभुज का शर्त क्या होता है? त्रिभुज आप लोगों को पता है कि कई प्रकार से होता है। त्रिभुज को सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया है। त्रिभुज को कई भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कैसे? एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे बांटा गया है ना। और फिर कोण के आधार पर 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के बताया गया है। तो ये अभी हम लोग उतना विस्तारित से नहीं जानना है। हम लोगों को इस चैप्टर में त्रिभुज का जितना जानना है उतना ही जानेंगे, ठीक है। तो इस मतलब चैप्टर में हम लोग को जानना है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। क्या जानना है? समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं? इसमें 4 गो भुजा हो ना, 3 गो। याद रहना चाहिए। त्रिभुज में कै गो भुजा? यानी कहते हैं 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। दिखाई दे रहा है? जिसका नाम पड़ेगा A, B और C। A, B और C। तो समबाहु त्रिभुज का शर्त होता है कि उसका तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। यानी मान लो कि यह 2 सेंटीमीटर है तो ए बी कै सेंटीमीटर और ए बी कै सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का शर्त होता है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अब इसका नियामक आपको दिया हुआ रहेगा किस प्रकार से? ऐसे दिया हुआ रहेगा x1, y1, x2, y2, फिर x3, y3। ठीक है। इस प्रकार से 3 गो आपको त्रिभुज का नियामक देगा, अंक में देगा, 2, 4, 5, 6 ऐसे देगा। तो कहेगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से देता है
त्रिभुज 2,4, 5,3, 3,2 किस मतलब कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, चाहे कहेगा कि सिद्ध करे कि यह समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका 3 गो नियामक दिया हुआ रहता है और कहता है कि सिद्ध करे कि यह समबाहु त्रिभुज है, चाहे जांच करे कि यह समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो इसका जब मतलब ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ए सी। अब ए बी कैसे निकलेगा, तो मान लो ये 2 गो बिंदु है, ए और क्या है, बी है, तो ए बी निकालेंगे किस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। ये 2 बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र बताया है ना, इसी फार्मूला से हम लोग इसके बीच का दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से इसके और इसके बीच का दूरी, फिर इसके बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, और जब तीनों दूरी आपस में बराबर आएगा तो कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? और तीनों बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे समबाहु त्रिभुज नहीं है। समझ में आया? उसके बाद में शर्त है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जानते हैं? तो कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, मतलब किसी भी त्रिभुज का कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे कहते हैं क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो इसका क्या गो भुजा बराबर होना चाहिए? 2 गो। देखो बहु बात कर रहे हो, मान लो यहाँ पर ए है, बी है और क्या है, सी। इसमें भी आपको 3 गो नियामक दिया हुआ रहेगा। इसमें भी आपको क्या गो नियामक दिया रहेगा? 3 गो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर बताए हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें 3 गो नियामक दिया रहेगा और कहेगा कि ये सिद्ध करे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें मतलब 2 गो भुजा अगर आपस में बराबर है, कोई 2 गो भुजा आपस में बराबर है, तब इसको कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझ में आया? जी सर। फिर हम कह रहे हो, हम कहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो और नहीं है। सब यहाँ पर ध्यान दो। देखो तो समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त क्या होगा, मतलब इसका 2 गो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? जिसका 2 गो भुजा आपस में बराबर होगा उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु। एगो समद्विबाहु होते हैं। देखो तो ए बी बराबर क्या कहेंगे? ए बी बराबर क्या कहेंगे? ए सी। अब बराबर नहीं है क्या? बी सी। बराबर नहीं क्या है? बी सी। यानी जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तीसरी का नहीं बराबर होता है, तीसरी का बराबर हो जाएगा तो समबाहु नहीं बन जाएगा। समझ में आया? तो समबाहु का 3 भुजा बराबर होना चाहिए और समद्विबाहु का 2 गो बराबर होना चाहिए। उसके बाद में होता है विषमबाहु। क्या होता है? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। तब विषमबाहु त्रिभुज जो होता है ना, ये बेचारा के एको को भुजों नहीं बराबर होता है। देखो ए बी और सी है, तो विषमबाहु त्रिभुज का भुजा एको को आपस में बराबर नहीं होता। इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, इसलिए कहेंगे क्या? ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। यानी इसका एको को भुजा आपस में बराबर नहीं होता। इसका विषमबाहु। समझ में आया? उसके बाद में एक और त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? देखो यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? जी सर। आ रहा है उसमें? छोटा आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। समकोण त्रिभुज इधर बताए, इसको मिटाकर इसको फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? इतना जो आप लोगों को समझाया है त्रिभुज का शर्त, मतलब उसके बाद में बात नहीं करो। इसमें जो 2 गो फार्मूला समझाया उसके बाद में त्रिभुज का शर्त समझाया है, ये अच्छा से आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये विषमबाहु त्रिभुज समझ में आ गया? अब बताने जा रहे थे समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब ये क्या होता है इससे जानते हैं। देखो यहाँ पर ए बी और क्या है? सी। ए बी और क्या है? सी है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? लंब। लंब। कर्ण, इसको क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे? लंब। तो वो बात नहीं करो। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? एच से, आधार को बी से और लंब को सी से। पता है ना सूचित? तो मतलब इसका जो शर्त होता है, आप लोगों को पता है कि मतलब कर्ण जो है इसमें सबसे बड़ा भुजा है। कर्ण जो है वो सबसे बड़ा भुजा है। देखिए बात नहीं कीजिए, को शब्द बार बार समझा रहे, पिटा जाओगे भूमि में। तो यहाँ पर क्या है? कर्ण है। तो कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, होता है ना? तो देखिए इसका शर्त क्या होता है समकोण त्रिभुज का? इसका शर्त होता है कर्ण का स्क्वायर। इसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात बोले तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो त्रिभुज इस शर्त का फॉलो करेगा उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समझ में आया? समकोण त्रिभुज में पता है कि यह कोण कै डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कै डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। पता है ना? तो ये समकोण त्रिभुज का शर्त समझ में आया? किसी को दिक्कत? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस अर्थात तो इसमें 3 गो भुजा रहेगा। इसमें एगो भुजा का स्क्वायर बराबर 2 गो छोटका छोटका भुजा का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर LHS RHS आपका बराबर आ गया तो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कौन त्रिभुज कहेंगे? समझ में आया? अब हम लोगों को जानना है चतुर्भुज। क्या जानना है? चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें आयत। क्या है? आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? देखिए तो आयत का शर्त क्या होता है? आयत का शर्त होता है जिसका आमने सामने का भुजा आपस में बराबर हो। जिसका आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो? बराबर। आमने सामने का भुजा तो यही ना होगा? होगा। और विकर्ण कौन होगा? बीच वाला। इसी को ना विकर्ण कहेंगे। इसका नाम देते हैं A B C और क्या D। तो जिसके मतलब कोई चतुर्भुज आपको दिया हो और उसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्लस दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत। तो इसलिए कह सकते हैं AB बराबर क्या? DC। AB बराबर क्या होगा? DC। क्योंकि आमने सामने, क्योंकि क्या है? उसके बाद में क्या होगा? AD बराबर BC। AD बराबर क्या होगा? BC। ध्यान से आप लोग नहीं देख रहे हो तो बाद में बहुत लम्हाड़ घाटा करेगा। AB बराबर क्या हुआ? AB बराबर क्या हुआ? DC। इसमें बोलो मनुष्य है, क्लास शुरू करेंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BC। और AD बराबर क्या होगा? BC। AB बराबर DC और BC बराबर AD हो जाएगा। सामने सामने का भुजा आपस में बराबर हुआ। उसके बाद में इसका दोनों विकर्ण, तो दो विकर्ण कौन है? AC और क्या है? BD। तो हम लोग कहेंगे क्या? AC इक्वल क्या? AC इक्वल क्या कहेंगे? BD। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसे हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। समझ में आया? किसी को दिक्कत? मतलब कि आमने सामने का भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर तो उसे क्या कहेंगे? आयत। क्या कहेंगे? आयत। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब आयत को ही बनाया गया है समानांतर चतुर्भुज। थोड़ा लंबा कर दिया है बर्फी के डिजाइन में। देखो यहाँ पे बताएं। समांतर है चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसे देखो। बर्फी खाए वो सब?
उसी को क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? देखो ए बी सी डी। अभी तो सब बरियात में खूब चिचरा होगा बर्फी। देखो ए बी सी और क्या है? डी है ना। इसी को बोलते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज। वो देखो यहाँ पे, तो इसमें दो को विकर्ण होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कहेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण उसका आपस में बराबर ना हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर था, इसमें भी आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन फर्क ये है कि इसका दोनों विकर्ण बराबर होगा लेकिन इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। तब इसे क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो इसलिए कहेंगे ए बी बराबर, बताओ क्या होगा? ए बी बराबर डी सी। उसके बाद में क्या होगा? बी सी बराबर क्या कहेंगे? ए डी। लेकिन अब इसका हाई दोनों विकर्ण बराबर नहीं ना होगा। ए सी बराबर नहीं है क्या? ए सी बराबर नहीं है क्या? बताओ बी डी। यानी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। यानी जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा से आया? अब हम लोग को जानना है वर्ग। क्या जानना है? वर्ग। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है ये जानते हैं। देखो ए बी सी और डी। देखो बता रहे थे जैसे इसमें त्रिभुज का नियामक आपको बताया है कि 3 गो नियामक दिया रहेगा, ठीक इसी प्रकार से इसमें आपको 4 गो नियामक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 4 गो नियामक मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, इस प्रकार से 4 गो नियामक देगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर ए डी चाहे डी ए निकालेंगे। बात एक ही होता है। तो चारों इस कंडीशन को फॉलो करें तो बताएंगे। तो अब क्या हम लोग को जानना है? वर्ग। क्या है? वर्ग। तो वर्ग का चारों भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग का चारों भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो जिस चतुर्भुज का चारों भुज आपस में बराबर होगा और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। अर्थात कहने का मतलब है ए बी बराबर है क्या होना चाहिए? बी सी बराबर डी सी, चाहे सी डी बराबर क्या होना चाहिए? तो चारों भुजा आपस में बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो ए सी बराबर क्या होगा? बताओ। ए सी बराबर बी डी। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। अब एक लास्ट है, उसका नाम है सम चतुर्भुज। क्या नाम है? सम चतुर्भुज। क्या है? तो ये जो वर्ग है ना, इसी को तनी कोना बना दिया जाता है। क्या? जैसे आप पतंग उड़ाए हो, पतंग तो वर्गाकार होता है, लेकिन तनका सुने को बीच में दाब दोगे तो ऐसा आकृति बनेगा। ऐसा आकृति बन जाएगा। ठीक है, देखो इसका नाम है ए बी सी और क्या? डी। तो सम चतुर्भुज का सुनो, सम चतुर्भुज का कंडीशन क्या होता है? तो इसका भी चारों भुज आपस में बराबर होगा लेकिन इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। अर्थात ए बी बराबर क्या? बी सी बराबर क्या? सी डी बराबर क्या? ए डी। इसका भी चारों भुज आपस में बराबर होगा लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। अर्थात ए सी डज नॉट इक्वल टू क्या? बी डी। तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? सम चतुर्भुज। क्या कहेंगे? ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब लास्ट 2 और बेसिकली बात है इस चैप्टर का, उसको समझ लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो है, बात नहीं करो। देखो लास्ट क्या है? संरेख। क्या नाम है? संरेख। संरेख को इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। तो संरेख का शर्त क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, संरेख कहे चाहे एक रैखिक कहे, बात दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो संरेख का शर्त इस प्रकार से होता है। एक रेखा दिया हुआ रहेगा ए बी और सी, इसमें 3 गो पॉइंट रहेगा। क्या गो पॉइंट? 3 गो पॉइंट रहेगा। ठीक है,
तो इस संरेख का अर्थ होता है आधा प्लस आधा बराबर पूरा, अर्थात ए बी प्लस क्या बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए? AC। यानी ए से लेकर बी तक का दूरी, फिर बी से लेकर सी तक का दूरी, अब बराबर ए से लेकर सी तक का दूरी, यानी ए बी का दूरी और फिर बी सी का दूरी जोड़ने के बाद ए सी का मिल जाए तो कहेंगे कि यह संरेख है। क्या है? संरेख। और बराबर नहीं आया तो कहेंगे संरेख नहीं है। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं। तो यह संरेख का शर्त होता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग को जानना है समदूरस्थ। क्या जानना है? समदूरस्थ। अब समदूरस्थ का शर्त क्या होता है ये देखो, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ रहता है रेखा ओ ए और बी, ओ ए और बी। तो इसका शर्त क्या होता है? यहाँ पर आपको दे देगा मान कुछ x,0 चाहे कुछ भी दे देगा, और यहाँ पर x1, y1, यहाँ पर x2, y2 यहाँ पर मान देले रहेगा कुछ x, y इस प्रकार से। ठीक है जी। तो समदूरस्थ का शर्त होता है ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर क्या? OB। यह समदूरस्थ का शर्त होता है। इसका शर्त होता है समदूरस्थ का शर्त होता है। समझ में आया? कितने आदमी को अभी तक कंप्लीट है? हाथ उठाएंगे। इतना समझ में आया? नीचे करो। तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में इतना ही बात बेसिकली जानना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास से जितना हम लोग इसमें टॉपिक पढ़े हैं, जितना आप लोगों को बताए हैं, सब पर एक दो क्वेश्चन 3-4 बनाते चलेंगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तब जा करके आपको चैप्टर देंगे बनाने के लिए। समझ में आया? यही लोग क्या करते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, सुनो, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए लोग क्या करता है, डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देगा। जो आपको लिखवाए हैं फार्मूला दूरी सूत्र का, वो फार्मूला लिखवाएगा, फार्मूला को बता देगा, x1 x2 और y1 y2 समझा देगा और क्वेश्चन बनवाना शुरू कर देगा। अगर विश्वास नहीं है तो किसी और टीचर का जाके आप क्लास देख लो। इतना बेसिकली अगर बता देगा तो फिर आप इतना डीपली नहीं बता। इतना डीपली अगर आपको कोई मतलब बता रहा है, देखो ज्यादा देर पढ़ाने के बाद में आवाज लटपटाने लगता है तो मतलब ऐसा क्लास आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा क्लास ना छोड़े, रेगुलर रहे। यहू से धाकर क्लास आपको कल मिलेगा। विस्तार से बताया कि उसको नींद लगी। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो सब। वीडियो में